नया रास्ता पाठ 16। आशा की शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले ही आ गई थी। उसने घर आकर माँ के साथ काफ़ी काम कराया और काफ़ी काम अभी बाकी था जो कि अगले 2 दिन में करना था। आशा यद्यपि मीनू की छोटी बहन थी, ऑल्दो शी वॉज अ यंगर सिस्टर, परंतु मीनू को कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। उसकी बुआजी भी शादी से 2 दिन पहले ही आ गई थी। मीनू के पिताजी व माँ को इस बात की शंका थी, डाउट था कि कहीं मीनू की बुआजी उसे ऐसे शब्द न कह दें जो उसके हृदय को ठेस पहुंचाए, उनके दिल को ठेस पहुंचाए, क्योंकि पिताजी और माताजी जानती थी कि बुआजी जो है वो रूढ़िवादी विचारों की है, पुराने ख्यालों की है। वो ज़रूर ऐसी कटाक्षपूर्ण मीनू से बातें कहेंगे जिससे मीनू के दिल को ठेस पहुंचे। इसलिए पिताजी चाहते थे कि अपनी बहन को वो बता देना चाहते थे कि वो मीनू से कुछ ना कहे, नहीं तो मीनू को दुख पहुंचेगा। पहले ही आशा की शादी उससे पहले हो रही है, ये बात भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पिताजी नहीं चाहते थे कि उससे कोई कड़वी बातें की जाए, क्योंकि वे उनकी आदत को जानते थे। अवसर पाकर दयाराम जी ने अपनी बहन को अलग कमरे में बुलाया और कहा, बहन जी, ऐसा है कि आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ न कहना। बुआ जी बोली, ना भैया, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, तुम पहले आशा की शादी क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी। बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं करते हैं। उनकी यह बात सुनकर पिताजी नम्रतापूर्वक पोलाइटली बोले, बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? और फिर मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, क्योंकि पिताजी को भली भांति पता था कि मीनू पढ़ रही है, वो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती है और उसकी पढ़ाई में अभी समय है खत्म होने में, इसलिए अच्छा रिश्ता आया, इसलिए छोटी की कर दी। और आजकल इन सब बातों को कौन मानता है, ऐसे पिताजी की सोच थी। अगले दिन सुबह से ही शादी की अनेक रस्में शुरू हो गई थी। एक रस्म के अनुसार, एक ट्रेडिशन के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारनी होती है, मतलब बड़ी बहन को छोटी बहन की आरती, शादी में आरती उतारनी होती है। जैसे ही उस रस्म का नंबर आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? सामने बैठी मीनू की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, बड़ी बहन ही करती है यह रस्म, इसलिए मीनू ही करेगी। मीनू, अरे मीनू कैसे कर सकती है? यह रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है। मीनू की तो अभी शादी ही नहीं हुई है। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली, कुछ एक्साइटमेंट से, कुछ थोड़ी सी गुस्से से ऐसे बोल दी बुआ जी, क्योंकि मीनू को, बुआ जी को लगा कि मीनू की तो शादी नहीं हुई है, तो वो सारी ये रस्में कैसे कर सकती है। लेकिन माँ इन सारी बातों को नहीं मानती थी। माँ कहती है कि आजकल ये सब बातें कौन मानता है, और माँ को भली भांति पता था ऐसी सब बातें करेंगे तो मीनू के दिल को ठेस पहुंचेगी, इसलिए माँ इन सब बातों को नहीं मानना चाहती थी। यह बात सुनकर सामने बैठी मीनू का चेहरा मुरझा गया, वो थोड़ी सी उदास सी हो गई। मीनू के मुरझाए चेहरे, मतलब थोड़े से उदास से चेहरे को देखकर माँ उसकी मनस्थिति, मन की हालत समझ गई और बुआ जी से बोली, आजकल कौन मानता है इन सब बातों को, मीनू ही करेगी सारी रस्में। यह कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी, पूजा की थाली जो होती ना उसे ठीक करने लगी। ज्यों ही मीनू ने रस्म शुरू की, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहें, मतलब व्यंग भरा, मतलब कटाक्ष, मतलब कि अरे इसकी तो शादी भी नहीं हुई, फिर भी ये रस्म पूरी कर रही है, कैसी बातें हैं ये सब। कटाक्षपूर्ण निगाहें, सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने मीनू को बेचैन कर दिया, उसे रेस्टलेस कर दिया कि सब सच में कैसे उसे देख रही है, जैसे उसने कोई बड़ा अपराध किया है शादी ना करके। सभी आपस में धीरे धीरे कटाक्ष करने लगी, यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। उस समय मीनू का दिल हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर बिस्तर पर जाकर खूब रोए। उसे बड़ा बुरा लग रहा था कि किस तरह से महिलाएं भी हैं उसे इस नज़रों से देख रही थी जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उसे लगा कि ये पूजा का थाल छोड़ दे और वहाँ जाकर बिस्तर में जाकर खूब रोए, परंतु बहन की शादी थी, वो ये सब कर नहीं सकती थी, बड़ी थी। उसने समझदारी से काम लिया, परंतु उसने संयम से काम लिया, पेशेंस। रस्म पूरी हो जाने पर ही वह वहाँ से हटी। जैसे ही वह अंदर कमरे में एकांत में गई तो उसका हृदय रो पड़ा, उसके नेत्रों से आंसू टपक पड़े, वो रोने लगी। इतने में ही आशा ने कमरे में प्रवेश किया। आशा को देखकर
उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपने को संयत करके, अपने को संभाल कर आशा से बातें करना शुरू कर दी, ताकि आशा को पता न चले कि वह क्यों रो रही है। क्योंकि शादी जैसे माहौल में भी वो दुख या ऐसी वैसी बातें या झगड़ा नहीं चाहती थी कि लोग उसे कुछ कुछ कह रहे हैं और वो दुखी हो जाए। वो ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना चाहती थी। वो समझदार लड़की थी, उसने समझदारी से काम लिया। अगले दिन घर में विशेष चहल पहल थी। काफी मेहमान आ चुके थे। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। बच्चे एक समूह में, एक ग्रुप में एकत्र होकर खेल रहे थे। सभी बड़े व्यक्ति काम में व्यस्त थे, बिजी थे। शाम के समय कुछ रस्में होने के बाद आशा को तैयार होने के लिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया गया। मीनू व आशा की कुछ सहेलियों ने मिलकर उसे सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप और अधिक निखर आया था। वो वैसे ही सुंदर थी, अभी तो शादी के जोड़े में और सुंदर दिखाई दे रही थी। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग रूप की प्रशंसा करता कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज। आशा के विवाह में पहनने के लिए मीनू ने एक साड़ी खरीदी थी। वैसे तो साड़ी पहनने में उसे बहुत अधिक परेशानी अनुभव होती थी, क्योंकि शुरू शुरू में साड़ी संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, परंतु उसने अपने लिए विशेष तौर से विवाह में पहनने के लिए साड़ी खरीदी थी, इसलिए उसने साड़ी को ही पहना। हरे रंग की उस साड़ी में मीनू सुंदर लग रही थी। हल्का सा मेकअप करने के बाद उसका रंग रूप निखर आया था। शी वॉज रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। उसे साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए उसने साड़ी बांधकर पिन ठीक प्रकार से लगा लिए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा, इनकन्वीनियंस ना हो। झटपट तैयार होकर मीनू नीचे उतर आई। घर में काफी मेहमान आ चुके थे। उसने उन सबका स्वागत किया। इतने में ही आशा की दो सहेलियां आ गई। मीनू उनसे बातों में व्यस्त हो गई। तभी उसका ध्यान उन दो महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ। मीनू का ध्यान गया कि दो महिलाएं किस तरह से उसके बारे में बात कर रही हैं। तभी उसका ध्यान उन दो महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है? दूसरी महिला ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए बताया, वह सामने जो हरे रंग की साड़ी में खड़ी है वही बड़ी बेटी है। तीसरी महिला बोली, लड़की तो बड़ी भी सुंदर है, फिर इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है? देखो महिलाएं कैसे आपस में गपशप कर रही हैं। जब तक किसी लड़के की शादी नहीं होती उसे चैन से सच में जीने का अधिकार ही नहीं है, जैसे क्या। इतना सुनकर पहली महिला बोल पड़ी, क्या पता चलता है आजकल की लड़कियों का, बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला, जो कि मीनू के परिवार को अच्छी तरह जानती थी, बोली, यह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए इसने अभी शादी करने से मना कर दिया है। तभी पहली महिला बोल पड़ी, पढ़ाने के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है? आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। देखो पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो देखो कैसी कटाक्ष भरी बातें की जा रही हैं। मीनू आशा की सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी, परंतु उसके कान उन महिलाओं की बातें सुन रहे थे। यह सब बातें सुन सुनकर वह अब ऊब चुकी थी, पूरी बोर हो चुकी थी। जब जहाँ देखो उसकी शादी के बाद, जहाँ देखो उस पर कटाक्ष भरी बातें, जहाँ देखो उसको व्यंग्यात्मक तौर पर, टॉन्टिंग वे में उस पर व्यंग कसे जाते, उसे ये सब बुरा लगता। पर क्या करती? क्या इस समाज में, वह सोचने लगी, क्या इस समाज में किसी को अपनी तरह से जीने का अधिकार नहीं? वह शादी करे या ना करे, किसी को क्या चिंता है इस बात की? इस समाज को किसी तरह भी चैन नहीं पड़ता। इस तरह की बातें सुनकर मीनू का हृदय बेचैन हो उठता। ये प्रश्न पूछा जाता है, मीनू के कौन सी बातें सोचकर मीनू का हृदय बेचैन हो उठता? तो अब पैराग्राफ आंसर। उसके हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता था, फिर भी मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी, उसमें बहुत टॉलरेंस था। अपने दिल की पीड़ा, अपने दिल के दुख को वह चेहरे तक आने नहीं देती थी। जयमाला का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। जब वर और वधू एक दूसरे के गले में माला डालते हैं, उसको कहते हैं जयमाला की रस्म। मीनू प्रसन्नता पूर्वक, हैप्पीली हर कार्य करती रही और हर कार्य में भाग लेती रही। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई थी। दयाराम जी व उनकी पत्नी के नेत्रों में भी, आंखों में भी तो आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। कैसी विचित्र घड़ी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विचित्र घड़ी। कौन सी घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है और क्यों? विदाई की घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है क्योंकि जिस लड़की को माता पिता बड़े लाड प्यार से बड़ा करते हैं, उसे पालते पोसते हैं, उसे लाड दुलार देते हैं, उसे स्नेह देते हैं, आज शादी होते ही, विदाई होते ही वह लड़की पराई हो जाती है। उसका ससुराल का घर ही उसका अपना घर माना जाता है। उसे अपने माँ का घर छोड़कर पति के घर को अपनाना होता है।
इसीलिए जिस घर में लड़की खेलती कूदती है, बड़ी होती है, वह घर उसके लिए पराया हो जाता है। इसीलिए विदाई की घड़ी को विचित्र घड़ी कहा गया है। यह कैसी विचित्र घड़ी होती है? माता पिता जिस बेटी का लालन पालन इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से करते हैं, उसी बेटी को सदा के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। हर पल साथ रहने वाली बिटिया के लिए वह घर पराया हो जाता है। घर ही क्या, बिटिया भी तो पराया धन ही हो जाती है। बेटी को पराया धन क्यों कहते हैं? बेटी को पराया धन इसलिए कहते हैं, जिस दिन लड़की पैदा होती है उसी दिन से उसे पराया माना जाता है, क्योंकि लड़की अपने ससुराल में ही, अपने पति के घर में ही शोभा देती है। उसका पति का घर ही उसका अपना घर होता है, इसीलिए उसे पराया धन माना गया है। जैसे ही आशा विदा हुई, माँ अंदर जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के नेत्र भी जल से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने अपने ऊपर संयम रखकर अपना काम शुरू कर दिया। सभी को बड़ा बुरा लग रहा था कि आशा चली गई ससुराल। बेटी के जाने के बाद सबको दुख होता है। सच में जिस लड़की को प्यार दुलार मिलता है, जिस घर में वो रहती है, माता पिता के लिए वो लड़की आज पराई हो जाती है। माँ को इस तरह रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा ही माँ के पास रहेगी। माँ के प्रति एक विचित्र से स्नेह उसके हृदय में उमड़ पड़ा। कितना कष्ट सहा है माँ ने हमारे लिए। उन्होंने हमारी हर खुशी व सुख सुविधा का ध्यान रखा है। अपनी बीमारी में भी वह सदैव हमारी ही चिंता करती रहती हैं। पर यह कैसा रिश्ता होता है जो एक पल भर में ही बेटी को माँ से अलग कर देता है? इस तरह के अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घूमने लगे, उसके ब्रेन में घूमने लगे कि सच में हम माता पिता के साथ रहते हैं, माँ हमारे लिए सब कुछ करती है, और कैसा रिश्ता है, कैसे संबंध होते हैं जो पल भर में ही बेटी को पराया कर देते हैं। ऐसे अनेक विचार उसके मन में आने लगे। मीनू ने माँ को एक गिलास पानी पिलाया और सांत्वना देते हुए बोली, उनको कंसोल करते हुए बोली, माँ आप रोइए नहीं, आपकी एक बेटी तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास ही है। यह बेटी आपको रोता हुआ छोड़कर कभी नहीं जाएगी, यह आपके पास ही रहेगी। यह बात सुनकर माँ ने मीनू को अपने हृदय से लगा लिया और रुआं से स्वर में बोली, नहीं बेटा, ऐसा ना कहो, बेटी तो पराया धन ही होती है, वह अपने घर में ही शोभा देती है, मतलब वह अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, अपने पति के घर ही अच्छी लगती है। इतने में ही दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम के लिए बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू के साथ, माँ के साथ घर के सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर इतना अव्यवस्थित, पूरा घर बिखर गया था, सामान यहाँ वहाँ फैल रखा था, इतने मेहमान आए थे तो पूरा घर जो था अव्यवस्थित हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, सब चीज़ें यहाँ वहाँ फैल गई थी। उसे व्यवस्थित करने का कार्य मीनू ने ही किया। अब सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो माँ स्वयं ही कर लेती थी। मीनू को अब अपनी पढ़ाई की चिंता हो चली थी। जब तक शादी के कार्य में व्यस्त रही तब तक उसने ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं गया। विवाह का संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने के बाद, जब विवाह का सारा काम संपन्न यानी कि खत्म हो जाने पर उसका ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर गया। मीनू को लगा कि अब मेरठ जाने के बाद उसे बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वह काफ़ी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। उसकी पढ़ाई करने के लिए काफ़ी नुकसान हो चुका था, उसने बहुत छुट्टियां ले ली थी। इसे लगा कि नहीं, अब पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान नहीं झेल सकती, क्योंकि उसने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। पढ़ाई पीछे छूटने न पाए, अच्छे लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी लगन मेहनत करके ही वो अपने लक्ष्य को पा सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि अब जल्दी से मेरठ वापस जाया जाए। उसने अपने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति, परमिशन ले ली। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु एक और माँ का स्नेह था तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए वे भी नहीं चाहती थी कि मीनू की पढ़ाई का और भी नुकसान हो।